साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः हम लोग जो स्थानांतरण नीति है, ट्रांसफ़र पॉलिसी, उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 1729 दिनांक 7/10/2024 के आधार पर राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के लिए कार्यरत शिक्षक में नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आधार पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना नीति की जो संकल्प जारी हुई है, उसमें कंडिका के आधार पर वर्णन किया गया है। उस कंडिका में जो बातें वर्णित है उसको हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक प्रयास होगा उसको मैं सरल करने का प्रयास करूँगा। इस कंडिका में जो वर्णित है, कंडिका 2 में जो बातें वर्णित है, उसकी जो उपकंडिका है उसकी चर्चा करेंगे और वह होगी पहली कंडिका। उसके बाद दूसरी, चौथी, छठी, 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसके बाद को, उसके बाद 17वीं, 19वीं, चौथी और छठी कंडिका महत्वपूर्ण कंडिका है। इसको हम लोग विश्लेषित ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कंडिका 2 का उपकंडिका 1 में वर्णित है कि शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में विहित कोड नंबर में है विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, उसके बाद स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि जो वेतनमान वाले हैं, यानी इसको इस प्रकार से समझा जाए कि वेतनमान वाले पहले शिक्षक के रूप में होंगे वेतनमान, जो कि बीपीएससी के तहत ही बहाली हुई थी इनकी। उसके बाद दूसरे प्रकार के शिक्षक में होंगे विशिष्ट शिक्षक, और तीसरे प्रकार के शिक्षक होंगे TRE 1 और TRE 2 के अंतर्गत, यानी कि जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली गई है, इसके अंतर्गत जो बहाल हुए हैं, इसे विद्यालय अध्यापक भी कह सकते हैं। विद्यालय अध्यापक के रूप में यह जाने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक भी लिखा गया है, लेकिन स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक वही शिक्षक आएंगे जो विशिष्ट शिक्षक यानी कि सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक की रेस में है। तो मुख्य रूप से वेतनमान वाले शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक की ही चर्चा की गई है। स्पष्ट हो गए होंगे कंडिका 1 में। उसके बाद दूसरी कंडिका पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरी कंडिका में उपरोक्त कंडिका 2 के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30, 30, 30% सुनिश्चित किया गया है। तो अब यहाँ पे समझने लायक बातें हैं कि 10, 30 यानी कि इसका यह जो वेतनमान वाले शिक्षक है 10% होगा, ये हो जाएगा 10%, उसके बाद 30%, फिर यह 30%, और यहाँ पे तीसरा जो हम लोग छोड़े थे नगर निकाय, यानी कि स्थानीय निकाय, चाहे पंचायत निकाय का हो, नगर निकाय का हो, स्थानीय निकाय के रूप में इंगित किया गया है। तो स्थानीय निकाय से भी 10% लिया जाएगा। यानी कहने का अर्थ हो गया कि 10% आपका वेतनमान वाला होगा, 10%, 30% स्थानीय निकाय का होगा, उसके बाद 30% आपका विशिष्ट शिक्षक होगा, फिर 30% आपका TRE 1 और TRE 2 यानी कि विद्यालय अध्यापक होगा। तो कोई भी विद्यालय में यदि सपोज कीजिए कि 100 शिक्षक, यहाँ पे कल्पना करके चलते हैं, समझने में आसानी होगी। किसी विद्यालय में यदि 100 शिक्षक हैं तो 100 शिक्षक में 10 शिक्षक आपका वेतनमान वाले होंगे, जो कि पूर्व में बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए थे। उसके बाद स्थानीय शिक्षक के रूप में
30% यानी कि 100 में 30 शिक्षक स्थानीय निकाय के होंगे। पुनः 100 शिक्षक में TRE1 और TRE2 का 30% होगा। उसके बाद विशेष शिक्षक 30% और TRE1 TRE2 का 30% होगा। तो अब इसी से आप आंकड़ा लगा लीजिए कि यदि किसी विद्यालय में 10 शिक्षक हों, 10 शिक्षक सपोज कीजिए कि 10 शिक्षक की कैपेसिटी है, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार से, यानी कि जितने वहाँ पे विद्यार्थी है उसी अनुपात में जो बनेगा रेशियो उस अनुसार से लिया जाएगा। तो 10 शिक्षक है तो 10 का 10% निकालेंगे तो यह वेतनमान वाले शिक्षक होंगे। फिर 10 का 30% निकालेंगे तो स्थानीय निकाय वाले शिक्षक वहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है, वह नहीं दिए हैं परीक्षा, तो उन्हें उसी विद्यालय में रखा जाएगा। तो वह भी काउंटिंग होगा कि उसका 10 का 30% रहेगा। फिर विशिष्ट शिक्षक जो अन्य जगह से आएंगे 10 का 30% वह भी होगा। फिर TRE1 और TRE2 के तहत 10 का 30% होगा। और इसमें ध्यान रखा जाएगा कि जो यह प्राथमिकता दी गई है उसी अनुसार से शिक्षकों का भी वहाँ पे फुलफिल होगा। महिला शिक्षकों के लिए 70%, 70% उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। तो यह जो प्रक्रियाएं हैं उतनी आसान नहीं है, थोड़ी सी जटिलता है। और इस जटिलता को समझ करके ही आप जो 10 ऑप्शन का सिलेक्शन होगा इसकी जानकारी लेकर के ही आपको 10 विद्यालय का ऑप्शन देना होगा। अन्यथा आप ऐसे विद्यालय में बिना समझे बुझे यदि ऑप्शन दे देंगे तो हो सकता है कि उस विद्यालय में शिक्षकों की जो वास्तविक संख्या होनी चाहिए बच्चों के अनुसार से वह कम जाए, तो वहाँ पे आपका पोस्टिंग नहीं होगा और वह ऑप्शन में 1-2 ऑप्शन आपका बेकार चला जाए। तो यह भी ध्यान रखेंगे। किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि किसी भी विद्यालय में यदि 100 शिक्षक हैं, सपोज कीजिए 100 शिक्षक हैं, तो उसमें 70 शिक्षक महिला शिक्षकों की प्राथमिकता होगी। चाहे वह महिला शिक्षक किसी भी कैटेगरी से आए, विधवा हो या तो असाध्य रोग, गंभीर रोग इत्यादि किसी भी श्रेणी के अंतर्गत हो, तो 70 शिक्षक, 100 में 70 शिक्षक महिला होंगे। उसके बाद जो शेष शिक्षक बचेंगे वह पुरुष शिक्षक से भरा जाएगा। उसके बाद आगे है कंडिका 6 के बाद 4 की चर्चा किए, उसके बाद 6 की चर्चा कर लेते हैं। 6 में शिक्षकों के उसके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य है। अब ये जो नियमावली आई है यानी कि स्थानांतरण नीति बनकर के आई है, अब इसमें कहा गया है कि यदि आपकी नौकरी सपोज कीजिए कि 30 साल की है, तो 30 साल में 6 पंचे 30 है, यानी कि 6 बार आपका स्थानांतरण होगा। इसे अनिवार्य कहा गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, कुछ तब्दीलियां हो, तो उसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाल फिलहाल अभी के वर्तमान समय में कहा जाए तो 5 साल ही आप किसी विद्यालय में अस्थायी रूप से रह सकते हैं। उसके बाद अगले जो 5 साल होगा अन्य विद्यालय में आपको कार्य करना होगा। आगे चलिए, आगे में हम लोग 7 नंबर कंडिका पे चर्चा करते हैं। तो 7 में सेवा काल में कंडिका 1 में अंकित रुग्णता एवं दिव्यांगता के क्रमांक 1 से 4 में वर्णित श्रेणी के शिक्षकों का उनका अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनके स्थान पर विचार किया जाएगा। अब यहाँ पे एक विशेष सुविधा दी गई है कि जो रुग्णता एवं दिव्यांगता के रूप में बहाल हुए शिक्षक या तो गंभीर रोग से वे परेशान हैं, गंभीर रोग से ग्रसित हैं, तो उन्हें 5 साल के पहले भी उनके आवेदन के आधार पर कहीं अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया गया है कि उनके लिए 5 साल का टाइमिंग नहीं रहेगा, 5 साल के अंदर भी उसे अन्य विद्यालय में उसके सुविधा के अनुसार से उसे दिया जा सकता है। उसके बाद अगला कंडिका हम लोग 9 की चर्चा कर लेते हैं। 9 में
विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, टीआरई 1 द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया है कि उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार, कंडिका 1 में ये 4 बातें आई थी, तो अब स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़ दें, वो तो वहाँ पे अस्थायी हो चुके हैं। अब सबसे पहले वरीयता होगी, एडवांटेज मिलेगा वेतनमान वाले शिक्षक को। तो वेतनमान वाले शिक्षक, यह जो पुराने वाले शिक्षक हैं, उनका हाल फिलहाल ही तबादला हुआ था, स्थानांतरण हुआ था, और वे ऐसे जगह पहुंच चुके हैं कि उन्हें अब पुनः कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वे सोचेंगे भी नहीं, इसमें प्रयास भी नहीं करेंगे कि हमें उस विद्यालय में जाना है यहाँ से छोड़ करके। तो 100% यानी प्रतिशत, अधिक प्रतिशत इसमें ज़्यादा देखें तो अधिक प्रतिशत होगा नहीं जाने वाले का। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं छूट गए हैं, तो वे प्रयास करेंगे कि हम अपने मनचाहे जगह पे चल जाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें परसेंटेज होगा नहीं ही जाने वाले, क्योंकि वही जो वेतनमान वाले शिक्षक हैं वो अस्थायी हो चुके हैं और कार्य अपना यानी कार्य में रुचि ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रधानता होगी वेतनमान वाले का होगा, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक वाले का होगा, उसके बाद टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले की प्रधानता होगी कि उस विद्यालय में योगदान हो। तो यहाँ पे इसको यूँ समझे कि किसी विद्यालय में 5 शिक्षक की आवश्यकता है, तो 5 शिक्षक में यदि वहाँ पे एक स्थानीय निकाय के शिक्षक पहले से अवेलेबल है, तो जो 4 शिक्षक शेष बचेंगे, तो वहाँ ध्यान रखा जाएगा 70% महिला शिक्षकों को सबसे पहले 70% का ध्यान रख करके भरा जाएगा। उसके बाद 1-2 सीट जो पुरुष शिक्षकों के लिए बचेगा, तो उसमें वेतनमान वाले पहले जाएंगे। यदि वह नहीं गए तो विशिष्ट शिक्षक को वह एक पद वहाँ पे मिलेगा उस विद्यालय में। यदि विशिष्ट शिक्षक वहाँ पे नहीं पहुँचे तो अंततः टीआरई 1 और टीआरई 2 के चॉइस के आधार पर वह सीट भरा जाएगा। स्पष्ट हो गए होंगे। अब चलिए आगे बात करें। कंडिका 2 का जो उपकंडिका था 10 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। ऑप्शन की बात कही गई है विकल्प का, कि उन्हें 10 विकल्प दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि जो सक्षमता क्वालिफाई है, विशिष्ट शिक्षक बनने के रेस में है, तो उनका जिला ऑलरेडी पहले से ही प्राप्त हो चुका है कि उन्हें अमुक जिला में जाना है। तो जिला तो प्राप्त हो चुका है, लेकिन अब उन्हें संभवतः मेरे दृष्टिकोण से उन्हें स्कूल का ही चुनाव करना होगा। तो स्कूल का चुनाव इस प्रकार से करेंगे कि वह अपने अनुमंडल को छोड़ करके, यह भी बातें निकल करके बीच में आ रही है कि बहुत सारे ऐसे 7 से 8 जिला ऐसा है जहाँ पे एक ही अनुमंडल है। तो उस जिला के जो शिक्षक हैं यदि अपने अनुमंडल को छोड़ करके जाते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे, अन्य जिला में उसको जाना होगा। और नियमावली में इस प्रकार से स्पष्ट नहीं किया गया है, सिर्फ कहा गया है कि अपने अनुमंडल को छोड़ करके जाएंगे। सपोज कीजिए कि कोई शिक्षक बांका में है, जमुई में है, तो वहाँ एक अनुमंडल है, तो उस आधार पे उनका गृह भी पड़ता है, गृह अनुमंडल भी, तो वह अनुमंडल छोड़ करके कहाँ जाएंगे। तो हो सकता है कि भविष्य में इसका संशोधन हो और कुछ नए प्रकार से इस अनुमंडल के स्थान पर कुछ नए ढंग से पुनः सुधार करके लाया जा सके। लेकिन फ़िलहाल अभी जो यह ट्रांसफ़र नीति जारी की गई है उसमें यही चर्चा की गई है कि अपने अनुमंडल को छोड़ करके जाएंगे। तो 10 ऑप्शन भी समझ गए, 10 ऑप्शन आप देंगे और उसी प्रकार से 10 ऑप्शन देंगे तो आपको समझ लेना है कि किस विद्यालय का दें, कहाँ पे सीट ज़्यादा है, कितने शिक्षक जा रहे हैं, कितने शिक्षक उसमें पहले से जो नियोजित शिक्षक है वह हैं, तो उस अनुसार से, और बच्चों की संख्या क्या है उसी अनुसार से पता लगा करके जानकारी ले करके आप ऑप्शन देंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, ज़्यादा सटीक होगा। या तो फिर
आगे आने वाले भविष्य में इसकी स्पष्टता होगी, तो उस अनुसार से आप अपने तर्क से, अपने लॉजिक से काम करेंगे। चलिए अब आगे बात करें 11 नंबर कंडिका की। तो 11 नंबर में वर्णित है कि किसी भी तरह के स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा के अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। ये भी स्पष्ट हम लोग किए थे कि रिक्ति की गणना शिक्षक छात्र का अनुपात के अनुसार से होगा, यानी कि शिक्षकों की गणना छात्र के अनुसार से होगा, छात्र के रेशियो के अनुसार से होगा। और यह प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन या स्थानांतरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, यानी कि इसको यूँ समझे कि रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया से होगी। 10 ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन आपका रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया से फंस जाएगा, और जो आप विद्यालय देंगे 10 में से 1 विद्यालय आपको प्राप्त होगा। यही बातें कंडिका 11 में बताई गई है। उसके बाद कंडिका 12 की चर्चा करें तो कंडिका 12 में है, प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर स्थानांतरण एवं पदस्थापना मुख्यालय स्तर से की जाएगी। मुख्यालय स्तर से, जिला स्तर से नहीं होगी, मुख्यालय स्तर से की जाएगी। इसमें प्रथम चरण की यह जो प्रक्रिया चलेगी, इसमें सिर्फ स्थानीय निकाय, अर्थात स्थानीय निकाय कहने का अर्थ हो कि वैसे शिक्षक जो सक्षमता दे चुके हैं वह भी स्थानीय निकाय के हैं, लेकिन सक्षमता देने वाले शिक्षक स्थानीय निकाय से हट करके रहेंगे, और जो नहीं दिए हैं सक्षमता परीक्षा वह स्थानीय निकाय के शिक्षक कहे जाएंगे, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी शिक्षक हों, चाहे वह वेतनमान वाले शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, या तो फिर TRE1 और TRE2 के अंतर्गत बहाल हुए हैं, तो सभी का स्थानांतरण, पदस्थापना मुख्यालय के माध्यम से किया जाएगा। यह भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा कर लें क नंबर नियमित शिक्षक, BPSC शिक्षक, TRE1-2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापना हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनका स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथासंभव बने रहेंगे। ध्यान रखिए, नियमित शिक्षक 1 नंबर वाले जो वरीय कहलाएंगे, नियमित शिक्षक और BPSC शिक्षक 1 नंबर और अंत वाले शिक्षक TRE1 और TRE2 दोनों BPSC के माध्यम से बहाल हुए हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि ये शिक्षक यदि चाहें अपनी स्वेच्छा के अनुसार से जिस विद्यालय में है यदि वहीं बने रहेंगे तो वह वहाँ रह सकते हैं, अर्थात स्थानांतरण पर, उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। समझ गए कि वे शिक्षक वेतनमान वाले और TRE1 और TRE2 वाले शिक्षक यदि उसी विद्यालय में जहाँ पे उनके लिए उपयुक्त विद्यालय है, उचित विद्यालय है, जहाँ रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं पठन पाठन का, तो वहाँ रहना चाहें तो वहाँ वे रह सकते हैं। तो बच गया कौन? तो बच गया विशिष्ट शिक्षक। इनको हर हाल में जाने के लिए बाध्य होना होगा। लेकिन अब यहाँ पे किसी बंधु के द्वारा प्रश्न किया गया कि यदि मैंने सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई किया है, जिला भी आवंटित हो चुका है, अब हमारी इच्छा है कि हम ऑनलाइन जो आवेदन इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से किया जाएगा, हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या हम वहाँ रह सकते हैं? तो इस व्यूज़ के अनुसार से, इसके अनुसार से, इस आधार पे यदि आप मेरा जो सेंस कहता है आगे क्या होगा, कुछ कंडीशन लगाया जाएगा या क्या होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य वाली बात है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है इस अनुसार से यदि कही जाए तो जो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता के लिए परीक्षा दिए थे, यानी जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, यदि वे दे चुके हैं, जिला भी आवंटित हो चुका और वे चाहें कि हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहीं रहेंगे, तो मेरे दृष्टिकोण से वह रह सकते हैं उसी विद्यालय में। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसा भी करेंगे। उस समय तो यह कंडीशन था कि सक्षमता हर स्थिति में देना है। पहले तो 3 बार था कि 3 बार में यदि क्वालिफाई किए तो ठीक है, नहीं तो सेवा से मुक्त किया जाएगा। उसके बाद संशोधन किया गया कि 5 बार आपके लिए चांस मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। पहले बार में बहुत सारे शिक्षक भर चुके थे, उसके बाद दूसरे सक्षमता में भी भर चुके, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक अभी भी नियोजित बचे हुए हैं जिन्होंने सोचा
जिनकी नौकरी कम बची हुई है, जो घर से नज़दीक उनका विद्यालय है, वे सोच लिए हैं कि चलो कुछ पैसा कम ही मिलेगा, राजकर्मी का दर्जा नहीं भी मिलेगा तो हम काम चला लेंगे। तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा और उनकी इच्छा इस जो स्थानांतरण नीति है उसके अनुसार से पूरी दिख रही है। तो उसमें जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे सक्षमता दिए थे, यदि वे चाहें कि हम भी अप्लाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वह भी उसी विद्यालय में बने रहेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात कर लें कंडिका 17 की। कंडिका 17 यहाँ पे आ चुके हैं। स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, नैतिक अधमता अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित। ये इसमें अलग ढंग की बातें कही गई है कि जो राजनीतिक संलिप्तता है, राजनीतिक में भाग लेते हैं, किसी प्रकार का वित्तीय अनियमितता है, नैतिक अधमता है, गंभीर आरोप लगा हुआ है, तो उसका जो स्थानांतरण नीति यह बनाई गई है, इसमें एक स्पेशल समूह जोड़ा गया है कि इस प्रकार के गंभीर मामले से संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी और इसका जो स्थानांतरण होगा प्रमंडलीय आयुक्त निदेशक द्वारा जिले से बाहर किया जाएगा। यानी कि उनका जो स्वयं का ज़िला है उसमें नहीं किया जाएगा, जिला से अन्य ज़िला में उसको किया जाएगा बाहर। यह भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 19 नंबर कंडिका की चर्चा कर लें। थोड़ा सा तेज़ी से खींचने का प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी कहीं दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता था शिक्षक। अब इसमें कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति अब नहीं होगी सामान्य रूप से, लेकिन यदि विशेष परिस्थिति हो, अति आवश्यक हो, तो वैसी स्थिति में मैक्सिमम 3 माह की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। यानी 3 महीने से अधिक प्रतिनियुक्ति की बात नहीं कही गई है। उसके बाद आगे है 4 और 6। 4 और 6 की भी चर्चा करें, उसके बाद वीडियो को हम लोग विराम देंगे। 4 और 6 अंत आ चुके हैं। इस नियमावली के तहत शिक्षकों के से आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त होगा। इसे आप जान ही रहे, इसमें कोई डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद जो उस आवेदन में चॉइस भी आपका रहेगा, सही सलामत उस आवेदन को करेंगे, उसके बाद चॉइस भी आप जांच पड़ताल करके विद्यालय का देंगे। और 6ठा नंबर है, यह स्थानांतरण नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। वही बात आई कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उस पर यह नीति, जो स्थानांतरण ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है, उस पर यह लागू नहीं होगी। तो निश्चित रूप से जो भी बातें थी समझने लायक, हम लोग समझने का प्रयास किए। और ये जो स्थानांतरण नीति से प्राथमिकता स्थानांतरण कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इसकी चर्चा एक वीडियो में हम लोग किए थे। इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि आप इससे रिलेटेड वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो था स्थानांतरण नीति से, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका यानी उस वीडियो का लिंक अवेलेबल रहेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।